नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान। ठीक है, इस अध्याय का नाम है पुष्पी पात्रों में लैंगिक प्रजनन। इसके और लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे परागकण, पोलिनेशन। परागकण क्या होता है? परागण, सॉरी क्या पढ़ेंगे? परागण, पोलिनेशन। परागण प्रक्रिया क्या है, पहले हम वो समझते हैं। परागण प्रक्रिया क्या है कि जब हमने पुष्प का डायग्राम बनाया था, उसका चित्र बनाया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि परागकोश होते हैं। क्या होते हैं? परागकोश। ठीक है, इस प्रकार से परागकोश होते हैं। ठीक है, तो ये परागकोश जो होते हैं, ये जो परागकोश होते हैं, इन परागकोश से में क्या होता है? परागकण। हमने देखा था कि जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं, परागकोश के अंदर उसका स्फुटन होता है और स्फुटन होकर परागकण बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर वो कहाँ आते हैं? वर्तिकाग्र पर आते हैं। वर्तिकाग्र पर आने के बाद वो यहाँ से अंदर आते हैं और बीजांड तक आते हैं और बीजांड के अंदर पाए जाने वाले मादा युग्मक या एग सेल से वो फर्टिलाइज उनसे निषेचित होते हैं, तो वो यहाँ तक आते हैं। लेकिन परागण की प्रक्रिया क्या होती है? परागण की प्रक्रिया में परागकण इस परागकोश से निकलकर कहाँ पर आते हैं? वर्तिकाग्र पर। ठीक है, तो परागण प्रक्रिया क्या है? अरे परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको हम परागण कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं, जिसमें परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र पर जाते हैं। अब हम देखेंगे परागण के प्रकार। क्या देखेंगे? परागण के प्रकार, कि परागण कितने प्रकार का होता है। हमें ये तो पता चला कि परागण प्रक्रिया क्या है। परागण प्रक्रिया है परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर जाना, क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, अब परागण के प्रकार देखते हैं, कितने प्रकार का परागण होता है। परागण के प्रकार देखिए हम, तो परागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन जैसे कि नाम है स्वपरागण, तो क्या होगा कि कोई पौधा है, उसमें पुष्प है, उस पुष्प के अंदर आपको पता है कि नर जनन भाग और मादा जनन दोनों अंग पाए जाते हैं। तो उस पुष्प के, एक ही पुष्प के जो है, उसी पौधे के पुष्प से परागकण निकलकर उसी पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। यानी उसी पौधे के पुष्प से परागकण निकलकर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? स्वपरागण। ठीक है, परपरागण क्या होता है कि एक पुष्प के परागकोश से परागकण किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, उसी जाति के। ठीक है, उसी जाति के या दूसरी जाति के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, बात ही समझ में आपको कि यहाँ पर स्वपरागण का मतलब होता है कि उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पे परागकण का जाना, परागकोश से परागकण का जाना क्या कहलाता है? स्वपरागण। और परपरागण यानी उस एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का दूसरे पौधे के पुष्प पर जाना, उसी जाति के या दूसरी जाति के पौधे के पुष्प पर जाना क्या कहलाता है? क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, स्वपरागण दो प्रकार का है। एक तो होता है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी मतलब क्या होता है कि मान लो कोई पुष्प है, उसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? ऑटोगेमी। मतलब एक पुष्प है, उसी के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाएगा? ऑटोगेमी। ठीक है, और एक कंडीशन क्या बनेगी कि एक पौधे के पुष्प से परागकोश का उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर जाना। यहाँ पर क्या होता?
क्या होता था इसमें ऑटोगेमी में कि उसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते थे परागकण, उसको ऑटोगेमी कहते हैं। लेकिन एक पौधे के एक पुष्प से परागकोश का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाएगा? कहते हैं उसको जीटोनोगेमी। ठीक है, जीटोनोगेमी कहते हैं उसको। बात समझ में आ गई आपको? तो इसमें दो प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं पर परागण में, पर परागण यहाँ पर वायु द्वारा भी होता है, मतलब परागकण वायु में उड़कर भी किसी दूसरे पुष्प पर जाते हैं। ठीक है, एक पुष्प से यहाँ से उड़े, यहाँ के परागकोश से वायु के द्वारा दूसरे पुष्प पे चले गए वर्तिकाग्र पर, या जो जल में पौधे रहते हैं उनमें जल परागण होता है, मतलब परागकण जल पे तैरते हुए दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, जिसको जल परागण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जंतु परागण, यानी आपने देखा होगा कि जंतु परागण के अंदर क्या होता है कि कीट जो होते हैं वो कीट परागकण को अपने शरीर पर चिपका कर ले जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं उसमें मकरंद, पुष्प के अंदर क्या लेने जाते हैं? मकरंद। तो मकरंद लेने के जाने के कारण क्या होता है कि परागकण उससे शरीर के चिपक जाते हैं, और परागकण जब शरीर से चिपक जाते हैं और कोई दूसरे पुष्प में मकरंद लेने गए तो वहां उसकी वर्तिकाग्र पर वो छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो पर परागण होता है वो वायु परागण, जल परागण या जंतु परागण के द्वारा होता है। ठीक है, ये इसके प्रकार थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्वपरागण के लिए क्या क्या अनुकूलताएं होती है, मतलब क्या क्या चीजें जरूरी है। स्वपरागण के लिए सबसे पहले तो पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी है। ठीक है, द्विलिंगी तभी होगा, मान लो पुष्प द्विलिंगी यानी नर और मादा दोनों भाग उसके अंदर होंगे तो ही स्वपरागण होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी है। ठीक है, पुष्प के लिए कोई आकर्षण की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि पुष्प आकर्षित नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि उसको भौरे और कीट को आकर्षित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र से उसी पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर उसको जाना है या उसी पौधे पर जाना है। तो यहाँ पर उसको आकर्षित या सुगंधित मकरंद युक्त होने की जरूरत नहीं है पुष्प को। उसके अलावा सेल्फ जो स्वपरागण होता है इसके अंदर परिपक्वता होती है, यानी नर और मादा भाग दोनों एक ही समय पर परिपक्व होने चाहिए। दूसरी चीज इसके अंदर जो होता है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है कि इसके अंदर जो पुष्प है वो क्या होता है? बंद होता है, ताकि दूसरे पुष्प या दूसरे पौधे के पुष्प से परागकण नहीं आए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगेमी, ताकि पुष्प क्या रहता है उसमें बंद रहता है। ठीक है, उसी पौधे के परागकोश से परागकण उसके ऊपर गिरते हैं, दूसरे के नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि वो बंद रहता है। ठीक है, यहाँ पर पुष्प छोटा होता है, गंधहीन होता है, कोई खुशबू नहीं होती उसमें। ठीक है, क्योंकि उसको खुद ही के वर्तिकाग्र पर जाना है। ठीक है, ये अनुकूलता इसके अंदर होती है, इसमें पर परागण में पौधे के अंदर अनुकूलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने स्वपरागण और पर परागण पढ़ लिया। ठीक है, परागण क्या होता है ये भी हमने देखा कि परागण क्या होता है। ठीक है, परागण की प्रक्रिया क्या है। उसके अलावा अब हम देखते हैं स्वपरागण और पर परागण में अंतर, डिफरेंस। अब हम देख रहे हैं स्वपरागण एवं पर परागण में अंतर, क्या अंतर होता है इसमें। ठीक है, तो यदि अंतर की बात करें तो स्वपरागण जो होता है उसमें पहला अंतर है एक ही पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक ही पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच में होता है। पौधा वही होता है, उसी पौधे, एक ही पौधे के नर और मादा पुष्पों के मध्य होता है ये। ठीक है, स्वपरागण। यह परागण एक ही जाति के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। ठीक है, एक ही जाति के मतलब क्या हुआ कि यहाँ कोई पौधा है, ठीक है, उससे परागण निकले और कोई दूसरी जगह पे पौधा है सेम जाति का, मतलब जो पौधा यहाँ पर है वही पौधा कहाँ पर है? वहां पर भी है। उसी जाति के पौधे पर यदि परागकण जा रहे हैं तो उसको बोला जाता है पर परागण। तो यहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है, कि एक ही जाति के पुष्पों के नर और मादा पुष्प के बीच में होता है, एक ही जाति के पौधे के नर और मादा पुष्पों के बीच में ये होता है। ठीक है, इसके लिए पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक है। अब उसी पौधे के पुष्प से उसी पुष्प पे जा रहे हैं या उसी पुष्प के से परागकण किसी दूसरे पुष्प पे उसी पौधे के जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? नर एवं मादा पुष्प होने चाहिए। वो पुष्प क्या होना चाहिए? द्विलिंगी होने चाहिए, उसमें नर जनन मादा जनन दोनों भाग होने चाहिए। तो यहाँ पर द्विलिंगी होना आवश्यक होता है, और इसके लिए पर परागण के लिए द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट स्वपरागण के लिए पौधे के पुष्प का आकर्षक, बड़ा, सुंदर और मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं होता है। क्या होगा कि भाई स्वपरागण के लिए उसे कीटों का आकर्षित करने की जरूरत नहीं है,
इसलिए वो वहां के जो पौधा होगा जो स्वपरागण करता है उसके पुष्प छोटे होंगे, मकरंद विहीन होंगे, सुंदर नहीं होंगे, आकर्षण युक्त नहीं होंगे, ठीक है, छोटे पुष्प होंगे। तो यहाँ पर पुष्प का सुंदर मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं है, किंतु यहाँ पर परागण के लिए उसे कीटों को आकर्षित करना है, इसलिए उसके पुष्प को, पौधे के पुष्प को कैसा होना पड़ता है, आकर्षक, सुंदर, मकरंद युक्त होना आवश्यक है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, इसके लिए कम परागकणों की आवश्यकता होती है। भाई उसी पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प पे जा रहे हैं, उसी पौधे के दूसरे पे जा रहे हैं, तो परागकण की आवश्यकता क्या होती है, कम। यहाँ पर क्या होगा, परागकण की आवश्यकता क्या होगी, परागकणों की आवश्यकता अधिक होगी, क्योंकि उसे दूसरी जगह जाना है। इससे बने बीज संख्या में कम व हल्के होते हैं। इससे बने बीज क्या होंगे, हल्के, क्योंकि बार बार उसी पौधे के गुण आएंगे, इसलिए बीज क्या हो जाते हैं, हल्के, कम होंगे बीज और हल्के होंगे। इससे बने बीज संख्या में अधिक या भारी होंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक पौधे से दूसरे पौधे, दो के गुण आ रहे हैं उसमें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बीज की संख्या भी अधिक होगी और बीज भारी होंगे। बार बार स्वपरागण से बने पौधे दुर्लभ व अस्वस्थ होते हैं। बार बार स्वपरागण हो रहा, उसी पौधे के गुण उसी पौधे के गुण से बीज बन रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, दुर्लभ हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर इससे बने पौधे सामान्यतः स्वस्थ होते हैं। ठीक है, उसके बाद में विकास एवं विभिन्नता की संभावना कम होती है। यहाँ पर विकास, विभिन्नता है, संभावना क्यों होती है कम, क्योंकि उसी पुष्प से, उसी पौधे से बन रहे हो। ठीक है, बार बार उसी से हो रहा है उसका स्वपरागण, तो विभिन्नता, विकास कम होता है। लेकिन यहाँ पर विकास और विभिन्नता की संभावना अधिक होती है पर परागण में। ठीक है, और भी अंतर यदि हम देखें तो स्वपरागण और अंतर आगे यदि देखा जाए तो क्या होता है कि स्वपरागण में किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कीट चाहिए, जल के द्वारा, वायु के द्वारा स्वपरागण होता है, पर परागण होता है। तो ठीक है, यहाँ कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं, लेकिन उधर माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या था कि हमने अंतर देखा स्वपरागण पर परागण में। ठीक है, अब जो है स्वपरागण होता है, इसकी कुछ लाभ भी है। इसके लाभ क्या है, लाभ क्या हो सकते हैं, लाभ ये हो सकते हैं कि इसमें बीजों की संख्या कम होती है, परागकणों की संख्या कम होती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो है परागकणों के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, स्वपरागण में ये लाभ हुए इसके कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, पुष्प का सुंदर आकर्षित होने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, और उसके बाद में परागकणों की कम आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये लाभ हुए इसके। हानियां यदि देखें तो हानियां क्या होती है, हानियां यदि हम देखें इसी अंतर से यदि हानि हम निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। हानियां क्या होगी, यहाँ पर बीज कैसे बनते हैं, हल्के, कम और हल्के बनते हैं इसमें। उसके अलावा यहाँ पर जो बार बार स्वपरागण होता है, इससे पौधा दुर्लभ और अस्वस्थ होता है। ठीक है, इस हानियां एक और क्या हो गई, विकास और विभिन्नता की संभावना इसमें कम रहती है, जिससे उसका विकास नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसकी स्वपरागण की हानियां थी। पर परागण के लाभ क्या होंगे कि पर परागण के लाभ नहीं देख सकते हम कि पर परागण के द्वारा बने हुए बीज क्या होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, भारी होते हैं। ठीक है, पर परागण के द्वारा जो है पौधा स्वस्थ होता है, सामान्यतः स्वस्थ पौधा होता है। स्वपरागण से विभिन्नता की संभावना बनी हुई होती है, ये इसके लाभ हो गए। यदि आप हानि देखो पर परागण की, तो हानि क्या होगी इसकी हानि होगी, हानि क्या हो सकती है, हानि ये है इसकी, इसमें परागण की आवश्यकता ज्यादा होती है, परागकण, किसकी, परागकण की आवश्यकता अधिक होगी, ज्यादा मात्रा में परागण चाहिए। दूसरी चीज, इसमें पुष्प का आकर्षित, सुंदर और मकरंद युक्त होना चाहिए, ताकि भंवरे, कीट आकर्षित होकर उसके ऊपर आए और परागकण उसके ऊपर चिपके और वो दूसरे पौधे पे जाए। ठीक है, ये इसकी हानियां होती है पर परागण की, और लाभ मैंने अभी आपको बताए। तो हानियां और लाभ हमने दोनों की देख ली, अंतर देख लिया, परागण के प्रकार देख लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये परागण का पोर्शन पूरा हुआ। ठीक है, और आज हम इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे चैप्टर का जो और भाग बच गया है वो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।